प्राप्त हुआ है और उनकी फैमिली को शौर्य सम्मान प्राप्त हुआ है। इनसे में हम जानेंगे कि ये किस तरीके से गरीब बच्चों और गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, जो सड़कों पे मारे मारे भटकते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। तो उनके लिए ये लोग किस तरह से काम करते हैं, उनकी मदद किस तरह से करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिव्यांशु जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में लोगों को अपना खुद का ध्यान नहीं होता, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस तरीके का ख्याल कि मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए जो सड़कों पर घूमते रहते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं होता, ना खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, और ना एजुकेशन सिस्टम है, ना कुछ है, वैसे लोगों की मदद करने का ख्याल आपके मन में क्यों आया, ये मुझे बताइए, और इसके पीछे क्या कारण है? तो ये कहानी शुरू हुई थी 2013 में। तो मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनका जो स्कूल है वो स्टेशन से पास में ही है। तो जब भी मेरे पापा आते जाते थे तो स्टेशन पर ऐसे बच्चों को देखते थे जो कि बिल्कुल बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, एकदम कल्लड़ भिखारियों की तरह। कुछ बहुत छोटे बच्चे मासूम हैं जिन्हें खुद अपना ख्याल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना जीवन गुजारने के लिए ट्रेन से डीजल चोरी कर लेते हैं या ट्रेन के कुछ रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं, जिससे उन्हें कुछ थोड़ी पैसे मिल जाए और वो अपने पेट भर सके। तो मेरे पापा ने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया 2013 में। उस टाइम उन्होंने करीब 13 बच्चों को जमा किया था। तो उन बच्चों को हमने सोचा था कि इन बच्चों को हम इतनी एजुकेशन देंगे कि ये स्कूल में एडमिट कराने लायक हो सके। तो हमने फिर इन्हें जमा किया। तो सबसे बड़ी बात थी कि ये पढ़ना नहीं चाहते थे, इन्हें आज़ादी की ज़िंदगी जीनी थी, ये कभी पढ़ते ही नहीं थे। तो इन्हें खाने का लालच दे करके इन्हें पढ़ाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की। तो ऐसे में फिर जगह नहीं था कहीं पर भी। तो हमने क्या किया कि स्टेशन के एक ऐसे हिस्से को चुना जो बिल्कुल यूज़लेस है, वहाँ कोई यूज़ नहीं होता उस हिस्से का। तो हमने वहाँ अपना एक क्लास स्टार्ट किया। शुरुआत में 13 बच्चे थे, फिर बढ़ते बढ़ते आज 40 बच्चे हैं हमारे पास, जो कि अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं और कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने अच्छी खासी प्रदर्शन करके कुछ अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। फिर उसके बाद हमारे पापा जो हैं, जैसा कि बताया मैं, वो टीचर हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि खाना, कपड़ा, मेडिसिन्स ये सब जमा करने के लिए हमारे खुद के सैलरी से पैसे काटने पड़ते हैं और उन्हें उसमें से हिस्सा देना पड़ता है। जी मौजूद हैं जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं और इतनी अच्छी नौकरी और इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी जब किसी के दिमाग में, आमतौर पे जनता के दिमाग में, कई सारे लोग हैं हमारे देश के में, हमारे स्टेट्स में, जिनके दिमाग में सिर्फ अपने बारे में ख्याल छोड़कर ये ख्याल नहीं आता कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उस स्थिति में इन जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आम जनता के लिए सोचते हैं, कुछ अलग हटकर, कुछ अपने आप से अलग हटकर आम जनता के बारे में भी सोचते हैं। तो आइए हम दिव्यांश के पिताजी से बात करते हैं। सर, अपना आप शुभ नाम बताएं और आप बताएं कि आपके मन में ये ख्याल क्यों आया, ये बताएं मुझे, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, सारी चीज़ें। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और मैं पेशे से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और पिछले 13 साल से। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर बैक जा कर के मैं खुद के बारे में बताऊँ तो मेरा खुद के लाइफ का एक अधिकांश हिस्सा रेलवे प्लेटफॉर्म में बीता। मेरे पिताजी वेंडर थे चाय का, उनकी चाय की स्टॉल चलती थी और मैं ट्रेनों में चाय बेचता था। तो इनिशियल स्टेज में जब मैं बचपन में मैं प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मैं समय अपना व्यतीत करता था मजबूरी के कारण। तो मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखता था जो ट्रेनों में झाड़ू लगाते हैं, कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसे मासूम बच्चे जिनका अपना कोई नहीं है, वो ट्रेनों में छूट गए, कहीं से भाग के चले आए या स्वयं उनके घर के लोगों ने उसको निकाल दिया। तो ऐसे बच्चे को लोग मामूली सा पैसा देकर गलत काम कर लेते थे या करवा देते थे। तो बहुत अखरता था आखिर इन मासूमों की क्या गलती है जिसकी सज़ा इसको मिल रही है। उसमें मैंने सोचा था कि अगर मैं पढ़ लिख लिया तो मैं एक टीचर बनूंगा और सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए मैं काम करूंगा। मैं 2013 से ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। 2004 में मैं टीचर बना। 2013 में सबसे पहले मैंने इन बच्चों के लिए स्कूल चलाना शुरू किया। मैं तो प्रयास किया कि पहले सरकारी स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट रह चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को किसी स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एडमिशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है, जैसे आधार कार्ड, उनके माता पिता का नाम, एड्रेस। प्रॉपर मेरे पास कुछ था नहीं। कई जगह मैं यहाँ से लेकर PMO हाउस तक मैंने रिक्वेस्ट किया, मानवाधिकार आयोग में मैंने याचिका दायर की, लेकिन नतीजा शून्य निकला, कुछ नहीं हो पाया।
फिर मैंने सोचा मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही इन बच्चों को जुटा के पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन देखता था कि पढ़ाने के 1-2 घंटे बाद बच्चे फिर इधर उधर उनका ध्यान भटक जाता था, क्योंकि उनकी ध्यान होती थी कि आखिर हम आज का खाना कैसे उपाय करें। फिर हमने अपनी समस्या मैंने अपनी वाइफ को बताया कि अगर तुम थोड़ा साथ दो तो ये बच्चे का लाइफ बन सकता है। ये आई और बोली कि ठीक है, इन बच्चों का साफ़ सफाई, स्वास्थ्य और खाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। तो हमारी वाइफ डेली 6 बजे सुबह उठती थी, इन बच्चों के लिए खाना बना करके वो स्टेशन पे आती थी, उसको खिलाती थी और मैं पढ़ा करके फिर अपने स्कूल जाता था। फिर धीरे धीरे हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे भी जुड़े। पहले दिव्यांशु राज जुड़ा, ये फिजिकल ट्रेनिंग देने लग गया, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग गया। फिर आर्यन जुड़ा, वो ड्राइंग पेंटिंग सिखाने लग गया। तो इस तरह बच्चे हमसे जुड़ते चले गए और बरौनी के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तक से बच्चे आने लगे बरौनी जंक्शन पर, कि वहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और खाने की भी व्यवस्था। मदद करने की जब शुरुआत की तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा इन्हें, और उन परेशानियों से जूझते हुए आज वो इस स्थान पे मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत कैसे की और इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन चीज़ों को झेलते हुए उन्होंने लोगों की मदद की। तो मैम, अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि इस तरीके की आपने जो परेशानी उठाई, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे उन परेशानियों को झेलते हुए आपने लोगों की मदद की? शुरू में तो बहुत परेशानी हुई कि बच्चों के लिए खाना बनाना, सुबह सवेरे उठ करके खाना बनाना, और फिर स्वास्थ्य का भी सुविधा मैं खुद ही दी। कारण कि मैं पीएचसी की सबसे छोटी इकाई जिसको कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग में आशा, मैं वो हूँ। और स्वास्थ्य विभाग से दवाई का हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। जैसे मैं डॉक्टर की व्यवस्था, चाहे और भी किसी प्रकार का, चाहे कपड़े वगैरह का व्यवस्था मैं खुद करवा लेती थी उन लोगों के लिए। और उन लोगों को देखकर मुझे इतना दर्द होता था कि उनकी क्या गलती है ऐसे ज़िंदगी जीने का, उनकी ज़िंदगी जीने ऐसे ज़िंदगी का उन पर तो कोई गलती नहीं है, उनके माँ पिताजी का गलती है जो कि ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म पर। और हम इसलिए अपने हस्बैंड का साथ दिए कि कहा जाता है कि पत्नी होती है अर्धांगिनी और पति का आधा। तो इसलिए मैं पति का साथ दी, जैसे खाना बनाकर, उनके काम में सहयोग कर, यही सब के लिए लेकर। और मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ ये बरौनी जंक्शन के लिए नहीं, ये बिहार के तमाम प्लेटफॉर्म पर के ऐसे बच्चों के लिए मैं ये काम करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे की जीवन सुधर सके, धारा से जोड़ सकें। मैम, आपका कहना है कि आप लोग इस तरीके का काम करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो काम आप जैसे लोग कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, जो काम सरकार का होता है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का काम है, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस बखूबी, उस अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही है? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, ये बताइए। नहीं निभा पा रही हैं, तब तो ऐसे बच्चे भटक रहे हैं, ऐसे बच्चे भटक रहे हैं। उन बच्चों के लिए कहा गया है बाल श्रमिक के, ये क्या कहते हैं, बाल परियोजना के तहत आंगनबाड़ी चलाया जा रहा। फिर भी वहाँ से भी बच्चा और भी अलग है, तब तो स्टेशन पर दिखाई देते हैं। कहाँ कमी आ रही है मैम, कहाँ कमी आ रही है इन चीज़ों में? कहाँ इन चीज़ों में आपने कहा कि जब सरकार की तरफ से बाल श्रमिक और इस तरीके की सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीब बच्चे सड़कों पर ना भटके, तो फिर कहाँ कमी आ रही है? सरकार में ऐसी कौन सी कमी है कि अभी तक उन चीज़ों में सुधार नहीं हुआ? अब इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है, इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है, और इसमें हम अपना सहयोग अपने हस्बैंड का देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। वाह, गुड, बहुत अच्छा। चलो।
विश्राम, सावधान। आँख बंद करो। घबराना। तू ही राम है, तू रहीम है। कृष्ण खुदा हुआ, करीम कृष्ण खुदा हुआ। नाम में तू समारा, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। आवाज निकालो, आवाज नहीं निकलता। बोलो। तेरा दर्श वेद पुराण में। संजय क्यों नहीं बोलता? हम चले भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी शक्ति हमें दे दाता। मन का विश्वास कमजोर हो ना, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे ज्ञान के मोहरे बुराई से बच शिक्षा, अच्छा, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा हल्का हल्का आया तब तो होगा। हाथ लो ना, गैप लो ना। आगे ना आगे ना इतना पीछे। सटा सटा एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20। अब ऐसे करो। चलो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। ऐसे करो। हाँ जंप मारो बच्चे लोग। अभी जंप नहीं करना है। 2, पीछे झुको। 3, 4, जाओ जाओ। 5, 6, 7, 8, जाओ जाओ। 10। हाँ बस उतना ही 11 नहीं करना है। गोड़ एकदम सट चलो चाहिए। ध्यान रखो, ध्यान रखो। शुरू करो। जंप। आगे रहना अपनी जगह पे। Stop. Jump. Stop. 5, 6, 7।
और बूटा क्या वो है? 4 गो। ठीक। ये क्या है? ये ये क्या है? चित्रभुज। चित्रभुज या त्रिभुज क्या है? इसमें कितना कोना है? 3 कोना। और ये क्या है? और इसमें रेखा क्या वो है? 4 गो। ये क्या है? आयत। इसमें कितना कोना है? 4 कोना। 4। ये सीधी रेखा। इसको हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा ये क्या है? वो बुंदा। ये क्या है? जरा बिहार से सब लोग आ रहे हैं। बाप रे बिहार से देखो इधर देखो इधर इसको देखो। अब उसको उतारो। ये सब खा दिया लिखा जी लिखा। बेटा बैठो ना। से लिखा जाएगा। लाल कलर का निशान आ गया ना, यहाँ पेंट करने लगा लाल रहेगा। चाहिए ठीक है। ऊपर वाला कट रहा ऐसे नीचे करके हल्का और नीचे मिला करके ठीक है ले लेगा। वही टिपेगा फिर टिपो बंद।